Hello everyone, this is Meenakshi Verma and in this video we are going to start a new series. इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नई सीरीज जो हेल्पफुल रहेगी उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं HP टेट मेडिकल के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि HP टेट मेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो 7 अगस्त को होने जा रहा है। सो मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए बायोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इन लास्ट के कुछ डेज में रिवाइज करवा सकूं और आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। सो होप सो आपको ये पर्टिकुलर सेशन और ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ रहेगी ये आपको बहुत पसंद आएगी। होप सो आप इसे लाइक करोगे एंड इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिया है आप लोगों के लिए, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है। हम क्या करेंगे, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है। इसीलिए मैंने आपके लिए जितने भी हो सकता है क्रिस्प से क्रिस्प नोट्स बनाने की कोशिश की है ताकि आपको खुद से कोई नोट्स ना बनाने पड़े। यहाँ स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक ऐसी फिनोमेना होती है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हीं की तरह इंडिविजुअल को क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के साथ। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके लिए लाई है दैट इज, अगर हम बात करें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आपने याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होती है और फीमेल की बॉडी में भी जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। एंड आप एम्प्यूला, अगर ऑप्शन एम्प्यूला है तो एम्प्यूला को भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट इज अटैच। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा दैट इज इम्प्लांटेशन। आपको समझना है कि इम्प्लांटेशन क्या होती है। देखो क्या होता है, ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट जब डिवाइड करता है तो बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स आपस में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, मतलब ब्लास्टोमियर्स। जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो वो ब्लास्टोमियर्स बनाएगा और ये जो स्ट्रक्चर्स जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब मान लो ये यूट्रस है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे यूट्रस की वॉल में जब अटैच हो जाता है तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। होप सो आपको समझ आ गया हो कि इम्प्लांटेशन क्या होती है। कि इम्प्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि क्या अटैच करता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच करता है और कहाँ अटैच करता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन की, अब जो हमारे जो पेरेंट्स है रिप्रोडक्शन में अब क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल है, कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं या कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एग को ले करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यंग वन को ले करते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एग को ले करेंगे उन्हें हम कहेंगे विविपेरस। ठीक है, अगर आपसे पूछे विविपेरस क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म हु ले एग्स। ठीक है, जो एग को ले करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस, वेयर इज द ऑर्गेनिज्म who directly give birth to young ones। ठीक है, जो एग ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। एंड अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, जो ओविपेरस जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं या हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्लेसेंटा नहीं बनता है। नो प्लेसेंटल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन
ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। वेयर एज अगर हम बात करते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म की तो वहाँ पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। एंड एज यू नो प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये मदर की बॉडी होती है, ये हमारा फीटस होता है, तो उनके बीच में जो ये कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द इसकी बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, लेकिन जो हम बोलेंगे मेनली जो इसका इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है दैट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फीटस को। ओके फिर अगर हम बात कर दें एग्जाम्पल की तो ओविपेरस में हमने एक एग्जाम्पल लिया है दैट इज बर्ड्स एंड विविपेरस में हमने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन बींग। आप रिलेट कर सकते हो कि जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? एग को ले करते हैं, वेयर एज जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं? यंग वन को ले करते हैं। सो ह्यूमन बींग्स कम अंडर विविपेरस एंड बर्ड्स कम अंडर ओविपेरस। ओके नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब क्या रहेगा हमारा? गैमेटोजेनेसिस। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे है गैमेटो, नेक्स्ट इज जेनेसिस। गैमेटो का मतलब होगा गैमीट, ठीक है। गैमेटो का मतलब क्या होगा? गैमीट। एंड जेनेसिस बायो में जहां पे भी हमारी ये टर्म आती है दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। तो किसकी फॉर्मेशन? गैमीट की फॉर्मेशन जहां पे होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट की फॉर्मेशन या गैमीट की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस अगर हम मेल में बात करें तो मेल गैमीट का नाम क्या होता है? स्पर्म। एंड फीमेल गैमीट का नाम होता है ओवम या एग। और अगर हम बात करते हैं इनकी पोलाइटी पे, ठीक है, कि ये हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो गैमीट्स होते हैं आइदर इट इज स्पर्म और आइदर इट इज ओवम और एग, ये दोनों ही जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में मैंने बोला था क्या होगा? ये स्पर्म है और ये क्या है? हमारा एग है। जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। ये हमारा मेल गैमीट है, ये हमारा फीमेल गैमीट है। मेल एंड फीमेल गैमीट ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है इसका जो नेचर होता है दैट इज ये डिप्लॉयड होता है। ये गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट ये हैप्लॉयड होते हैं, वेयर एज जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। एंड जाइगोट को ही जो है एक और नाम से जाना जाता है दैट इज फर्टिलाइज एग। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फर्टिलाइज एग है वो किस और नाम से जाना जाता है तो दैट इज जाइगोट। अगर आपसे पूछे कि जो फर्टिलाइज एग है उसकी पोलाइडी क्या होती है, सो दैट विल बी डिप्लॉयड। क्योंकि वो जाइगोट है ना, तो जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है। तो फर्टिलाइज एग भी क्या होगा? हमारा डिप्लॉयड होगा। ओके नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होती है? इंसेमिनेशन का मतलब होता है, एक सेकेंड, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल बॉडी, ठीक है। अब हमें पता होता है कि जो स्पर्म होता है उनको क्या करना होता है? उनको मूव करना पड़ता है मेल की बॉडी से उनको फीमेल की बॉडी तक। मेल की बॉडी से उनको कहाँ पहुंचना होता है? फीमेल की बॉडी तक उनको पहुंचना होता है। तो इस स्पर्म का फीमेल की बॉडी में है ना, फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है हमारी इंसेमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी दैट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर। 3 तरह की जर्म्स लेयर पाई जाती है हमारी बॉडी में। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में पर्टिकुलर, अगर पहले तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है कि गैस्ट्रुलेशन होती क्या है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं तो ह्यूमन में 3 तरह की जर्म्स लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर 3 तरह की जर्म लेयर पाई जाएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कई लोअर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वहाँ पे सिर्फ 2 ही डर्म पाई जाती है, दैट दीज ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिप्लोप्लास्टिक। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 जर्म लेयर पाई जाएगी नोन एज डिप्लोप्लास्टिक, और जिसमें 3 जर्म लेयर पाई जाएगी उनको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है? वो ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में 3 जर्म्स लेयर पाई जाती हैं।
इन 3 जर्म्स लेयर में भी अगर हम बात करें तो जो हमारी एंडोडर्म होती है वो सबसे उसकी अगर हम बात करें कि इन तीनों एंडोडर्म में से सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, तो जो हमारा एंडोडर्म होता है उसकी फॉर्मेशन सबसे पहले होती है, उसके बाद हमारी एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है एंड सबसे लास्ट में हमारी मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है। और वो ऑर्गेनिज्म जो डिप्लोब्लास्टिक होती है जिसमें सिर्फ 2 ही लेयर होती है उनमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है। आप चाहे तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो कि एक्टोडर्म, जैसे हम बात करते हैं आई या हमारी स्किन, तो ये किस में जाएगी, एक्टोडर्म में। जो मतलब जो मोस्टली जो आउटर पार्ट होता है वो किस में आता है, हमारा एक्टोडर्म में आता है। अगर हम बात करें एंडोडर्म, एंडोडर्म किस में आएगा, लाइनिंग में आएगा। जो इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है उसमें जो है मोस्टली हमारा एंडोडर्म आएगा। एंड मेसोडर्म जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो किसके उनका क्या ओरिजिन होगा, मेसोडर्मल, वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टर्म रहेगी दैट इज जेस्टेशन पीरियड। अगर हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड तो हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड मतलब कितने टाइम तक जो फीटस होता है वो वूम में रहता है, मदर की बॉडी के अंदर रहता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो ये जो जेस्टेशन पीरियड है जिसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है दैट इज 9 मंथ। फिर हम बात करते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है डिलीवरी, ठीक है। प्रेगनेंसी, जब पहले प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद जो डिलीवरी जो होती है, जब जो बेबी होता है या जो फीटस होता है जब वो बॉडी से बाहर पुश किया जाता है तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को कहा जाता है पार्चुरेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अभी तक हमने बात की रिप्रोडक्टिव गैमीट्स की, हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव गैमीट की, तो हमने बात की थी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट में हमने बोला था स्पर्म एंड फीमेल गैमीट में हमने बोला था ओवम और एग। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा टेस्टिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा ओवरी। फिर अगर हम इसी से ही रिलेटेड और एक चीज़ में बात कर लें कि मेल हार्मोन कौन सा है एंड फीमेल हार्मोन कौन सा है। मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश होते हैं, उनमें कुछ एसेसरी मतलब हम बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे तो उसमें हेल्प करते हैं कुछ हार्मोन्स। तो मेल हार्मोन की अगर हम बात करें दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल हार्मोन जो होते हैं दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम क्या होता है, ये एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये एक थैले की तरह एक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस। अगर मैं आपको स्क्रोटम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हमारी क्या होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो लोअर होगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है टेस्टिस के अंदर बनेंगे हमारे स्पर्म और स्पर्म को अगर एक्टिव रहना है, ज़्यादा मोटाइल रहना है तो उसके लिए वो ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं मतलब फेवर करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वो नहीं सहन कर सकते हैं। तो उनको जनरली वो उस कंडीशन रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो हो, तो जनरली उनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ स्क्रोटम की तो स्क्रोटम जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल जो रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, अगर हम बात करें टेस्टिस की, ठीक है, अगर हम बात करें एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की तो अगर हम एक रफ डायग्राम बना ले तो ये कुछ ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा टेस्टिस का, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन, मान लो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस का। अब टेस्टिस में क्या होते हैं, इस तरह से कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से हमारी कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और इनके अंदर जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एंड उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मैंने अंदर जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस इन
इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, ओके। तो अगर आपको कोई पूछे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर जो होते हैं स्पर्म बनते हैं, लेकिन टेस्टिस तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस का बनाया है, तो ये टेस्टिस है, लेकिन टेस्टिस के अंदर भी ये जो हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसके अंदर जो है स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर दो सेल और प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया एंड नेक्स्ट इज सर्टोली सेल। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फंक्शन की कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है और सर्टोली सेल क्या होते हैं, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसको जो है हम स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलेंगे मेल जर्म सेल, है ना, या हाँ मेल जर्म सेल हम इसको बोलते हैं, आई गेस इस मेल मदर सेल। ठीक है, ये क्या स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया का जो खुद का जो नेचर होता है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और ये एक स्ट्रक्चर्स को बनाता है दैट इज स्पर्म। बोल सकते हो आप ये कि ये मान लो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है ना, इसमें क्या होगी, ये डिप्लॉयड है, इसमें डिवीजन होगी, फिर जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज स्पर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा जो सेल रहेगा दैट इज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, सर्टोली सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये जो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊं कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने बात की कि ये क्या होता है, ये हमारे टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ये हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो होते हैं हमारे क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसके पास क्या होते हैं, दो और भी क्या होते हैं यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और एक होते हैं हमारे सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया से ये हमारे क्या बनेंगे, स्पर्म सेल बनेंगे, और जो ये सर्टोली सेल है वो क्या करेगा, इन स्पर्म सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, सेकेंड, अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज नेक्स्ट जो रहेगा हमारा दैट इज इंटरस्टिशियल सेल, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल क्या होते हैं और लीडिंग सेल क्या होते हैं। तो मान लो ये क्या है, ये बोला हमने कि ये हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ठीक है, तो इन सेमिनिफेरस, मान लो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, इनके बीच में क्या होगा, ये जो है इनके बीच में स्पेस होगा, तो ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल, इसको ये वाला जो स्पेस हो जाएगा इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे कुछ सेल, उनको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स। ये जो लीडिंग सेल होते हैं ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट हार्मोन इज नोन एज एंड्रोजन, और दैट हार्मोन इज नोन एज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपको कोई पूछे कि टेस्टोस्टेरोन को कौन सेक्रेट करता है तो दैट विल बी लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पाथवे ऑफ स्पर्म मूवमेंट की, ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको पर्टिकुलर पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है कि पाथवे ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म कहाँ से कहाँ को मूव करता है। तो अगर हम इस अपने रफ डायग्राम के पास फिर से लौटें, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये हमारा हमने कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये मान लो हमारा ट्रांसफर सेक्शन है किसका, टेस्टिस का। एक सेकेंड, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस का। अब क्या होता है, ये टेस्टिस में ये हमने बोला ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। सबसे पहले स्पर्म यहाँ पे बनेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, फिर यहाँ से यहाँ पे इसको बोलते हैं टेस्टे रेटे, रेटे ऑफ टेस्टिस और टेस्टे रेटे। ठीक है, रेटे टेस्टिस इसको बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये जो पर्टिकुलर जो भाग होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस। फिर यहाँ से हमारे फिर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलेंगे, इनको हम बोलेंगे वास इफ्रेंशिया। क्या कहेंगे इसको, वास इफ्रेंशिया। उसके बाद वास इफ्रेंशिया के बाद
यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया है, मैं फिर से इसको ड्रॉ करती हूँ, यहाँ भी ड्रॉ करती हूँ। दैट इज़ यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी इस बार, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, ये मान लो ये हमारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये इधर वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस, थोड़ा सा जो पार्ट होगा ये वाला रेटे टेस्टिस। उसके बाद यहाँ से हमारे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, उनको हम बोलेंगे वास एफरेंशिया। फिर ये जो वास एफरेंशिया है, फिर ये इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड इसको हम बोलेंगे ये एपिडाइडाइनेमिस। और एपिडाइडाइनेमिस से हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर से निकलेगा एंड उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वास डिफरेंशिया। ठीक है, सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म कहाँ से कहाँ को मूव करता है। अगर मैं बात करूँ स्पर्म कहाँ से कहाँ को मूव करता है, तो देखो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसकी फॉर्मेशन होगी, उसके बाद वो यहाँ पे जाएगा, इसको हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस। उसके बाद ये जो शॉर्ट हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, इनको हम बोलते हैं वास इफ्रेंशिया। उसके बाद ये जो हमने एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडाइनेमिस। उसके बाद आ जाएगा, फिर से हमने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। ठीक है, तो स्पर्म की मूवमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ को होती है। ऑर्डर वाइज आ जाता है कि वास इफ्रेंशिया के बाद जो है जो स्पर्म है वो कहाँ को जाएगा। ठीक है, तो वास इफ्रेंशिया के बाद मान लो वो कहाँ जाएगा, एपिडाइडाइनेमिस के पास जाएगा। मतलब ऐसा कुछ एक क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अगेन ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज पेनिस, जिसको हम ग्लैंड्स पेनिस भी कहते हैं, ये फीमेल में किस से रिजेंबल करता है, किस पार्ट से, दैट इज क्लिटोरिस से ये क्या करता है, रिजेंबल करता है। मतलब रिजेंबल नहीं बोलेंगे हम, आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, इट्स नॉट रिजेंबल, ये हम बोलेंगे कि इसके ये इक्वल है। ये किस पार्ट, फीमेल में ये किस पार्ट से इक्वल है, दैट इज क्लिटोरिस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेल में एक और अगर हम पार्ट की बात करें, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये किसके इक्वल है ये पार्ट फीमेल में, तो दैट इज लेबिया माइनोरा। ओके, नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट एक टर्म है, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये जो है ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, ये फीमेल में किस पार्ट के इक्वल है, तो दैट इज इस पार्ट के इक्वल है। तो हो ही सकता है अब ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, हाई चांसेस है, सो आप इसको भी रिलेट करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अब। नेक्स्ट इज फोरस्किन। ठीक है, फोरस्किन क्या होती है, तो हमारी जो मान लो ये जैसे पेनिस है, तो इसकी जो कवरिंग हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, फोरस्किन कहा जाता है। ठीक है, लूज स्किन जो होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो ये हमारी जो स्लाइड रहेगी, इसमें हम पढ़ेंगे अब कुछ एसेसरी ग्लैंड्स रिलेटेड। ठीक है, कि मेल में कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो मेल में 3 तरह के एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और नेक्स्ट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन ग्लैंड्स की बात करें, तो इनमें से जो होता है, जो हमारा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सिंगल, मतलब ये 1 इन नंबर होते हैं। बाकी सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, यूरेथ्रल जो ग्लैंड होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ये सेमिनल जो वेसिकल है, अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल, ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इसकी जो सिक्रीशन होती है उसको कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड। और पूछा ही जाता है कि जो सेमिनल फ्लूइड होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जनरली पूछा जाता है कि वो किस चीज़ में रिच होता है, तो दैट इज फ्रक्टोज, वो फ्रक्टोज में रिच होता है। और अगर हम बात करें कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो दैट इज फ्रक्टोज, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड, क्लॉटिंग एंजाइम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्रेजेंट होती है हमारी सेमिनल फ्लूइड में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज कैपेसिटेशन क्या होती है। तो अगर हम कैपेसिटेशन की बात करें, तो जैसे ये हमारा स्पर्म है,
ठीक है। लेकिन जो ये जो स्पर्म है ये अभी एक्टिव, अगर हम बोले एक्टिव भी नहीं बोल सकते हम, ये वो मैच्योर स्पर्म नहीं है जो एग से जाके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये जो स्पर्म है जब ये फीमेल की बॉडी में जाएगा तो इस स्पर्म में जो है वो बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो वो जो चेंजेस है जो स्पर्म की बॉडी में होते हैं बिफोर ये फर्टिलाइज करता है किससे, एग के साथ, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन। मतलब स्पर्म की बॉडी में स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस कहाँ होती हैं, फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके, लास्ट एंड जो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थी और ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं मैंने पढ़ा था तो इसलिए मैंने इस टर्म को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी, होप सो आपको ईच एंड एवरी टर्म्स क्लियर होगी। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है इस स्लाइड्स ने भी, होप सो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।